जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो रिक्रूटमेंट अभी चल रही है और जो अभी मेडिकल होने हैं उनके जो फॉर्म मिले हैं उन फॉर्म को भरने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको वो फॉर्म किस तरीके से भरने हैं और वो फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, किसी भी तरह की कटिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। तो उसके लिए आप पहले ही जो ये फॉर्म्स है इनकी फ़ोटोकॉपी करवा कर रखें एक्स्ट्रा, ताकि अगर किसी में आपकी गलती हो भी जाए तो आप उसको दूसरे फॉर्म को भरकर रिकवर कर सको। उस समय व्यर्थ ना करते हुए चलो शुरू करते हैं अभी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर आएंगे रोल नंबर। मेडिकल की डेट अभी आपको नहीं भरनी है। मेडिकल की डेट क्योंकि अभी करवाया भी नहीं होगा कैंडिडेट्स ने, कुछ को तो अभी फॉर्म भी नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर मेडिकल की डेट अभी नहीं भरनी है, ये बिल्कुल आपको खाली रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5x7 सेंटीमीटर की फ़ोटो आपकी चिपकेगी। यहाँ 5x7 सेंटीमीटर की फ़ोटो आपको चिपकानी है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद इसमें आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन होती है तो उससे आपको बाद में दिक्कतें हो सकती है, अगर वो बाद में सामने आती है तो यहाँ पर आपका जो सरनेम है, यहाँ पर आपका नेम आएगा इस कॉलम में, और यहाँ पर आएगा सरनेम। जैसे किसी का नाम है अजय कुमार, तो अजय कुमार में पहले यहाँ कुमार आएगा और फिर इसके बाद यहाँ अजय आएगा। अगला जो कॉलम है वहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने फॉर्म में जो एड्रेस भरा था वही एड्रेस यहाँ पर भरना ज़रूरी है, वो एड्रेस भरना यहाँ ज़रूरी नहीं है। आपका जो अभी हाल फिलहाल जहाँ पर आप रह रहे हो वो एड्रेस भरना है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होगी तो फिर इस एड्रेस के आधार पर ही होगी। और यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आपका कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, वो सारी चीज़ें भरनी है। गाँव कौन सा है, अगर गाँव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो वो जगह, मकान नंबर वगैरह, और जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, ज़िला, सभी चीज़ें इसमें भरनी है। ठीक है, पिन कोड वगैरह सब भरने हैं, स्टेट और सब कुछ भरना है। और सेम इसी चीज़ में, ये तो प्रेजेंट एड्रेस हुआ है, सेम मतलब ये सभी चीज़ें इसमें भी भरनी है। लेकिन ये अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ की भरनी है, और इसमें जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भरना है। ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस भी चेंज हो गया तो वो चेंज हुआ है वही भरेंगे आप। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले पर अगर कोई नहीं रह रहा और आप वो भर दे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान बांग्लादेश से तो आप शायद आए नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। आधार कार्ड नंबर यहाँ आप भर दोगे। पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर है वो भरना है। नेशनलिटी इंडियन भरनी है आपको। अगर नेपाल वगैरह से तो आप वहाँ की भी यहाँ पर भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी एज है वो एज यहाँ पर भरनी है। और जैसे आपने 10th क्लास जिस साल में की थी तो वो एज आप काउंट कर लोगे। जैसे किसी कोई 15 साल में कर लेता है, कोई 16 साल में, कोई 17 साल में, तो उस हिसाब से लगाकर वो एज भर देनी आपको फिक्स। यानी कि एक राउंड फिगर में भरनी है, ऐसा नहीं कि महीने भरने जरूरी। उसके बाद जन्म स्थान, ये अगला है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो यहाँ पर आपको भरना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। जैसे आपके गांव में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप उस गाँव, अपने गांव का नाम, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट जिस में वो गांव स्थित है, और उसके अलावा वो स्टेट भी आपको भरना है। अगर कहीं हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल जहाँ सिचुएटेड है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। एड्रेस का मतलब इसमें तहसील भरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो जगह और वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद आप किस जिला या राज्य से संबंध रखते हैं, तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि मदर फादर उस टाइम कहीं पोस्टेड हो, जॉब में हो, तो वहाँ पर आपका जन्म हुआ हो। लेकिन आप बिलोंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करते हो तो वो आपको लिखना है। अगर सेम है तो सेम चीज़ें भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट, उस जिले व राज्य का नाम जहाँ से आपके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं, या आपके फादर कहाँ के निवासी हैं स्थायी तौर पे। जैसे कई बार दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं तो यहाँ पर वो भरना है। उसके बाद रिलीजन, रिलीजन भरना है। आप जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, या बौद्ध है, जैन है, जो भी है वो यहाँ पर आपको भरना है। कास्ट, आपकी जो भी कास्ट है वो कास्ट आपको यहाँ पर भरनी है। और अगर आप SC ST OBC EWS से हैं तो जो C पॉइंट है अगला, इसमें यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप इन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं करते तो आपको नो कर देना है। अगर आप UR से हैं तो आप नो कर देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला है, इस पिछले जो 5 साल है उनमें एक साल से ज़्यादा कहीं भी रहे हैं, लगातार एक साल से ज़्यादा। अगर 6 महीने रहे हैं तो डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। एक साल या एक साल से ज़्यादा आप कहीं पर भी रहे हैं तो वो डिटेल आपको देनी है। अगर आप दूसरे देश में कहीं रहे हैं तो वहाँ की भी डिटेल देनी है। और अगर आप दूसरे देश में नहीं रहे हो और देश में कहीं दूसरी जगह रहे हो तो वो आपको यहाँ से देना है। और अगर आप एक ही जगह रह रहे हो, यानी कि आप दूसरी जगह कहीं नहीं रहे, बचपन से आज तक सिर्फ उसी जगह रह रहे हो, तो वो भी आपको लिखनी है। तो उसमें यहाँ लिखा है फ्रॉम, कब से, तो यहाँ अगर आप हिंदी में भर रहे हो तो यहाँ लिख दोगे जन्म से। और अगर अभी भी वहीं रह रहे हो तो लिखना है अब तक। अगर इंग्लिश में भर रहे हो तो यहाँ लिख देंगे बाई बर्थ और टिल नाउ।
ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और वही आपको एड्रेस, और एड्रेस में जैसा हमने बताया है वही सारी चीज़ें, गांव, थाना और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, मकान नंबर, गली, ये सारी चीज़ें लिखनी, पिन कोड भी आपको ज़रूर लिखने हैं। ठीक है। और इसमें जैसे ज़िला मुख्यालय, कई बार क्या होता है कि ज़िला मुख्यालय दूसरी जगह होता है और डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, उसका ज़िला मुख्यालय नारनौल में है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो वो आपको ज़िला मुख्यालय है ना, वहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, उसका नाम। तो ये हो गया। उसके बाद अगर उसके अलावा और कहीं भी रहे तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपको नाम देना है यहाँ पर, जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता, इंडियन है, नेपाली हैं, जो भी हैं, तो भारतीय हैं तो भारतीय लिख देंगे, या अदर उसके हैं तो अदर लिख देंगे। जन्म का स्थान, तो जन्म का स्थान यहाँ पर आप भर ही दोगे, जहाँ तो यहाँ पर भर देनी है उसको। उसके बाद आपको लिखना है ऑक्यूपेशन। ये ऑक्यूपेशन ये किन का लिखना है वो आपको और बता देते हैं। जैसे आपके फैमिली मेम्बर है ना, उनकी डिटेल यहाँ मांगी जाएंगी, तो वो लिखना है ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन का, ये सभी चीज़ें उनके बारे में है। वर्तमान डाक का पता और जो स्थायी पता है वो सभी चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है, ये आपके बारे में नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में है। फैमिली मेम्बर कौन कौन फैमिली मेम्बर के लिए है? एक तो फादर, मदर और स्पाउस। स्पाउस यानी कि पति या पत्नी जो भी है। फीमेल कैंडिडेट उनकी शादी हो रखी है तो वो भर देंगे, मेल कैंडिडेट उनकी शादी हो रखी है तो वो भर देंगे, उसके डिटेल भर देंगे। अगर नहीं हो रखी तो इसको कोई भरने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ NA लिख देंगे, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, NA का मतलब नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक बार देखिए, यहाँ पर जैसे नाम है तो फादर का नाम यहाँ पर भर देंगे। यहाँ भारतीय हैं पिता, तो उनकी नेशनलिटी लिख देंगे। प्लेस, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था उस जगह का नाम लिख देंगे। वो क्या काम करते हैं, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी की डिटेल आप दे देंगे कि इस नौकरी में इस रैंक पर है, रैंक भी लिखेंगे। और जहाँ उनका ऑफिस है उस ऑफिस की डिटेल भी यहाँ पर आप लिखेंगे। और इसके बाद वर्तमान डाक का पता, अगर अभी उनका रेजिडेंस कहाँ पर है, यानी कि जो फादर है वो अभी कहाँ पर रह रहे हैं, उनका वो एड्रेस देना है। ठीक है, और जो घर का परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। ठीक है, मदर का ये वही है, नाम लिख देंगे और यहाँ नेशनलिटी लिख देंगे, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि ननिहाल का, आपका जो ननिहाल है, ननिहाल में ही जन्म होता है, वहाँ पर या वहाँ किसी उसमें शहर में हुआ होगा तो उस शहर की डिटेल आप यहाँ पर लिख देंगे। उनका ऑक्यूपेशन, अगर गृहिणी है तो गृहिणी लिखेंगे, या टीचर है टीचर लिखेंगे, जो भी है वही चीज़ आप लिख देंगे। ठीक है, और इसमें ऊपर वाले फादर में अगर फार्मर है तो आप किसान लिखेंगे, सिर्फ उससे आगे कोई लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। कार्यालय के कोई यहाँ पर एड्रेस नहीं देना है। तो उसके बाद है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जैसे मदर का है तो सेम एज अबाउ भी कर सकते हो। अगर मदर का सेम उसी जगह का है प्रेजेंट एड्रेस जहाँ का फादर का है, तो सेम एज अबाउ कर सकते हो। घर का स्थायी पता है उसमें भी आप सेम एज अबाउ कर सकते हो। और पति या पत्नी का भी सेम इसी तरीके से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये विदेश में पढ़ रहे पुत्र पुत्रियों के बारे में ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके शायद किसी के ही पुत्र पुत्री हों, और मैक्सिमम की तो अभी शादी भी नहीं हुई होगी। तो ये जो हैं जिनके हैं वो भर सकते हैं, नहीं है उनके लिए ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। और 15 साल की जब एज है उसके बाद आपने कहाँ कहाँ, जैसे आपने 15 के बाद मैक्सिमम 10th क्लास करते हैं, तो 10th 12th ग्रेजुएशन जहाँ पर भी आपने की है उनके बारे में आप डिटेल यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ आपको लिखना है स्कूल का नाम फर्स्ट कॉलम में, कौन सा स्कूल था, और प्रवेश की तारीख। इसमें अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो डेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जो ईयर है, जिस ईयर में आपने वहाँ पर एडमिशन लिया वो लिख सकते हो। 2007 में लिया, 8 में लिया, 10 में लिया, आपने जब भी लिया वहाँ पर एडमिशन, या 2000 मतलब एडमिशन के टाइम और उसके छोड़ने के टाइम, जैसे जिस टाइम आपने वो स्कूल छोड़ा, और वहाँ उसमें आप पास हुए नहीं हुए वो सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद अगर आपने दूसरा स्कूल चेंज किया है तो दूसरे स्कूल की डिटेल भी यहाँ पर देंगे। ये लिखनी है 15 साल के बाद की एज की बातें हैं, उसे पहले की डिटेल नहीं लिखनी है। उसके बाद अगर कॉलेज है, कॉलेज के बारे में आप लिखेंगे, कॉलेज कौन सी साल में, अगर डेट याद नहीं है तो साल लिखेंगे। सिर्फ ईयर लिखने से भी काम चल जाएगा, कब आपने कॉलेज छोड़ा और वो वहाँ से आप पास हुए नहीं हुए वो सारी चीज़ें लिखेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या आप इस समय केंद्रीय सरकार, यहाँ पर आपको डिटेल देनी है कि जैसे आप किसी भी जॉब में रहे हो या जॉब कर रहे हो, अभी कर रहे हो या फिर रहे हो, उनकी डिटेल आपको देनी है, कब से कब तक रहे हो और आपकी क्या वहाँ पर डेजिग्नेशन थी, वो सभी चीज़ें आपको देनी है। ठीक है, और जो पूरा एड्रेस देना है कि जिनके अंडर आप काम करते हैं, मान लो किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा और उनका एड्रेस भी आएगा, और किस वजह से आपने वो जॉब छोड़ी, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर दे देंगे। अगर अभी तक भी आप काम कर रहे हो तो वही जैसे पहले एक जगह बताया था कि टिल नाउ कर देंगे, और फ्रॉम से, फ्रॉम का मतलब जहाँ से, जब आपने जिस साल में स्टार्ट किया था उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल देंगे। उसके बाद
अगला जो है, इसमें अगर आपने कहीं पर नौकरी की है और वहाँ पर आपको ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, तो उसके आपको यहाँ पर डिटेल मांगी है कि उसके लिए आप स्पष्टीकरण देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी जॉब में नहीं रहे हो, तो यहाँ पर आप नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे, NA। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हो, अगर कुछ हुई है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद आगे है कि आप कभी नज़रबंद किए गए थे, तो अगर आपके ऊपर कभी कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं चला, या आपको एक जगह पुलिस ने बंद नहीं रखा, यानी कई बार घर में भी उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, तो इस तरीके से नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। और अगर किया गया है तो वहाँ पर आप यस लिखेंगे। इसमें अगर आपने कोई भी कॉलम में गलत जानकारी दे दी, तो उसके जॉब डेफिनेटली जानी है। ये जो कॉलम है बड़ी सेंसिटिव है, पूरे वेरीफाई होंगे, हर कॉलम जो 15 नंबर पॉइंट का हर कॉलम वेरीफाई होगा। ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी है, बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं देनी है। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए थे, तो अगर आप किए गए थे तो उसमें यस लिखेंगे। क्या आप कभी बंदी बनाए गए थे, नहीं किए गए तो नो लिखेंगे। सेम यही चीज़ें हैं, इसको आप जैसे यस है, अगर आप कभी नहीं किए गए थे तो इसमें लिखे यस को आप काट देंगे। ठीक है, नो पर टिक कर देंगे। इस तरीके से करना है आपको। कि आप किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया, कभी आप पे कोई भी जुर्माना किया हो किसी कोर्ट ने, तो वहाँ पर आपको यस या नो में से जो हुआ है वो आप डिटेल दे देंगे। FIR हुई तो FIR के बारे में आप बताएंगे कि FIR हुई है, अगर हुई है तो यस पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने बता दिया कि अगर हुई है और आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो डेफिनेटली पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम वो सामने आएगी और उस टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस चीज़ में बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो और मुकदमा अगर कोई अभी तक चला है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, यस या नो में। ये सभी आप पढ़ लेना, इसमें पढ़ने के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भरने हैं। ठीक है, और उसके आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आपको कभी किसी लोग से, अगर UPSC SSC में आपको कभी परीक्षा में बैठने से रोका गया है, रोका गया का मतलब अगर आपने कभी चीटिंग वगैरह में फंसे हो, उसका मतलब है ये। ठीक है, उसके बारे में आप यस या नो यहाँ पर डिटेल दे सकते हो। तो उसके बाद किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान से बैठने से रोका गया है, या आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया या टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल देनी है, यस या नो के बारे में बताना है। और अगर ऊपर जो दिया है उसमें किसी भी तरह की आपको डिटेल देनी है यस या नो में, तो यस में अगर आपने कुछ भी लिखा है तो वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल देनी है। मान लो किसी के ऊपर FIR है, तो FIR की यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देनी है। तो FIR नंबर लिखना है, और क्या उसमें सज़ा हुई या बरी हो गए, तो सभी चीज़ें लिखनी है। अगर ये अंडरगोइंग है तो उसके बारे में भी लिखेंगे कि अभी जारी है। ये सभी डिटेल आप यहाँ पर देंगे, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं भरना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगला है, आर यू फ्री फ्रॉम डेब्ट और इन्वॉल्वमेंट इन सिविल केस। इसमें कह रहा है कि सिविल केस में कोई आपके ऊपर सिविल केस तो नहीं चल रहा है, या फिर जो आप जिसकी वजह से आपको पुलिस में अयोग्य ठहराया जा सके। तो इसमें कह रहा है कि क्या आप उस चीज़ से मुक्त हैं। तो इसमें आपको ये जो कॉलम है ना, काफ़ी कन्फ्यूजिंग कॉलम है, तो इसमें आपको भरना है यस। अगर हिंदी में भरोगे तो करना है हाँ। हाँ, आप ऋण मुक्त है। ये ऋण मुक्त का मतलब ये मुकदमे से मुक्त की बात है। तो आप उस मुकदमे से मुक्त हैं, तो यहाँ करोगे, मतलब कोई मुकदमा है ही नहीं तो मुक्ति हुई है ना, तो यहाँ पर करोगे हाँ, या फिर इंग्लिश में लिखोगे तो यस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कर देते हो नो, क्योंकि इसमें आगे जो दिया हो ना सेकंड कॉलम, थोड़े समझने में दिक्कत आ रही थी ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, तो यहाँ पर इसमें आपको यस या हाँ भरना है। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरीके से कोई आपके ऊपर कोई दीवानी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको इसमें नो लिखना है, और उसके बाद उस दीवानी मुकदमे का विवरण देना है, यहाँ उसकी डिटेल्स देनी है अगर कोई चल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अभी चिकित्सा के आधार पर पुलिस या किसी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य ठहराए गए हों, तो इसमें मैक्सिमम आप फिट ही हैं। तो अगर फिट हैं तो आप यहाँ पर कर दोगे नो। ठीक है, बाकी आप देख लेना इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है वो देख लेना। और इसके आगे अभी देखिए, यदि हाँ या नहीं को काट कर, ठीक है, आगे देखिए वो हाँ या ना का हमने बता दिया कि यस नो वाला। तो यहाँ गांव के या शहर के आपके जो भी जो जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी का मतलब थोड़े एज से हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप कोई 25 साल के से भी भरवा सकते हो, 30 साल के से भरवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। किन्हीं दो का यहाँ पर नाम देना है। ठीक है, सिर्फ आपको नाम देना है जो आपको जानते हो, गांव के कोई भी दो आदमी। ठीक है, उसके बाद आगे ये डिक्लेरेशन है कि आपने सारी चीज़ें सही भरी है। इसके बाद यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ साइन हो जाएंगे। यहाँ आपका नाम लिखना है बड़े अक्षर में, इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में आपका नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके रोल नंबर हो जाएंगे, यहाँ डेट और यहाँ प्लेस जिस दिन आपने ये फॉर्म भरा है उसके बारे में। ठीक।
ठीक है। और ये अगला कॉलम आ गया, इसमें आपको क्या क्या भरना है, इसमें सभी चीज़ें आपको नहीं भरनी है, ठीक है। यहाँ आप दिल्ली पुलिस लिख दोगे, डेट ऑफ इनलिस्टमेंट, भर्ती की कोई तारीख अभी आपकी फिक्स नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, दिल्ली पुलिस अपने आप भरेगी। वेरिफिकेशन करेक्टर, यहाँ पर भी आपको नहीं भरना है, यहाँ नाम भर दोगे अगले कॉलम में, नेम वाले में। यहाँ पर नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है। रैंक में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर सकते हो आप, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पूरा नहीं आएगा तो आप CONST लिख के और ब्रैकेट में EXE और उसको ब्रैकेट को बंद कर दोगे, बस इतना करना है। फादर नेम में फादर नेम लिख दोगे, कास्ट लिख दोगे, रिलीजन और ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय है तो व्यवसाय में आप खाली छोड़ दोगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका अभी शायद किसी का ही व्यवसाय होगा तो उसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिडेंस ऑफ, कहाँ के आप निवासी हो, रेजिडेंस लिखना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्क्रिप्शन बाकी आप विवरण दे दोगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी आपकी बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख दो। कोई भी तिल का निशान हो तो वहाँ लिख देंगे, स्मॉल मोलोन हेड या जहाँ पर भी है वो आप लिख देंगे, ठीक है। कट मार्क है तो कट मार्क लिख देंगे, ठीक है। अगला कॉलम देखते हैं, पहले की कोई नौकरी है उसके बारे में लिखेंगे कि पहले आपने नौकरी कहाँ की है, क्या रैंक रही है और कब आप भर्ती हुए थे, नौकरी छोड़ी कब है, और रैंक जिस रैंक पर आप हो रहे हो वहाँ पर वो रैंक यहाँ भर दोगे। और बाकी आपके परिवार के सदस्यों की डिटेल के बारे में अभी बता देते हैं। अभी क्लोज रिलेटिव्स के बारे में आपको बताते हैं, परिवार के सदस्य और उनके नाम, यहाँ पर फादर नेम भर देंगे और यहाँ पर उनका आगे जो जगह है इसमें आप एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। मदर का नाम भर देंगे और यहाँ उनका एड्रेस, एड्रेस अगर ऊपर वाला सेम है तो आप कर देंगे सेम एज अबाउ। और उसके बाद वाइफ आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का नाम, और उसके बाद उसके आगे एड्रेस, अगर फीमेल है फीमेल के हस्बैंड का नाम, अगर शादी हो रखी है तो। और यहाँ पर आप आगे उनका एड्रेस लिख देंगे। अगर सभी का सेम है, जिनका सेम है ना, तो उससे नीचे वाले कॉलम में लिख देंगे सेम एज अबाउ। अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप लिखोगे। पुत्र है तो पुत्र का नाम लिख देंगे, शादी होने के बाद अगर बच्चा हो रखा है। डॉटर है डॉटर का लिख देंगे, भाई है तो भाई का, सिस्टर की अगर शादी हो गई है तो उसकी भी आप चाहो तो डिटेल दे दो, नहीं देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देने में कोई दिक्कत नहीं, अगर दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कोशिश करना दे ही देना इनमें डिटेल, शादी हो रखी है तो भी डिटेल दे देना। उनका एड्रेस जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिश्तेदार का नाम जो सरकारी सेवा में रहे हैं, तो आपके जो मदर फादर हैं अगर वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी आप डिटेल, भाई है तो उनकी डिटेल आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी होता है कि आपके बाद अगर आप जैसे जॉब ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपके साथ कुछ बात हो जाती, कोई हादसा हो जाता है, तो जो अमाउंट होता है उसके लिए आप किसको चुन रहे हो कि किसको वो अमाउंट मिलेगा। किसी के साथ भी अगर ऐसी कुछ मिस हैपनिंग होती है तो की बात है, तो उसके लिए वहाँ पर इस जगह उनका नाम लिखना है, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है। जैसे कोई मदर का नाम लिखते हैं तो मदर का लिख देंगे, फादर का लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे फादर, ठीक है। और अगर भाई का लिखना चाहिए भाई का, सिस्टर का लिखना चाहिए सिस्टर का, शादी हो रखी है तो वाइफ का नाम लिख देंगे, और फीमेल है तो हस्बैंड का नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर उनका एड्रेस दे देंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जिनको नॉमिनी बनाना चाहो उनको नॉमिनी बना लेंगे। तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर कैपिटल अक्षर में नाम और यहाँ हो गया आपके रोल नंबर, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर डेट भर देंगे जो जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। यहाँ प्लेस में आप आपके नज़दीकी शहर का नाम भी लिख सकते हो या फिर आप आपके गांव का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, और नाम के बाद नीचे जैसे कॉलम है अगला, इसमें आप अगर मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिस तरह की कंडीशन है, जैसे पहले उस टाइम फॉर्म अप्लाई करने के टाइम अगर शादीशुदा नहीं थे, बाद में शादी हो गई, तो यहाँ डिटेल भी दे सकते हो कि मैरिड हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम अगर आप डिटेल नहीं दे पाए थे तो अभी आप यहाँ पर सही डिटेल दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कि आप विवाहित है, केवल एक जीवित पत्नी है, उसका नाम लिखना है, जो आपकी वाइफ है उसका नाम, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। इसमें अविवाहित है तो ऊपर वाले में अविवाहित आ जाएगा, अनमैरिड कर देंगे, यहाँ पर भी टिक करना है और आपको यहाँ पर लिख भी देना है, ठीक है। और उसके बाद अगला है दूसरी शादी का, अगर किसी ने अनुबंध कर रखा है, एक शादी कर रखी है, अगर दूसरी शादी का अभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और कहीं एप्लीकेशन दे रखी है तो उसके डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगर नहीं कर रखा तो नॉट अप्लीकेबल, NA, नॉट अप्लीकेबल में सिर्फ N.A इतना लिखना है। उसके आगे बढ़ो, 4 नंबर पॉइंट है, मैं विवाहित हूँ और एक से अधिक जीवित पत्नी है जिसका नाम, अगर एक से ज़्यादा पत्नी है, क्योंकि जैसे माउंटेन्स में होता है कि वो 2 पत्नी भी रख सकते हैं, तो अगर उनका ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप वो डिटेल दे सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। उसके बाद अगला है, मैं शादीशुदा हूँ, जहाँ तक मुझे क्या था मेरे पति की कोई दूसरी जीवित पत्नी नहीं है। ये अगर फीमेल कैंडिडेट है उनकी शादी हो रखी है तो उनके लिए है, अगर उनके पति की दूसरी पत्नी नहीं है तो वो लिख देंगे इसमें, इस चीज़ के बारे में लिख देंगे, ठीक है।
और उसके बाद अगला कॉलम, मैंने उस व्यक्ति के साथ शादी का अनुबंध किया है, अगर किसी के साथ शादी का अनुबंध कर रखा है, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, जहाँ डाउट है वहाँ पर हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर आपके रोल नंबर हो जाएंगे। नाम कैपिटल अक्षर में लिखना है, ध्यान रखना, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में आपको लिखना है नाम जो लिखना है। सिग्नेचर हमेशा जनरली जो आपके सिग्नेचर होते हैं, यानी कि वो उनमें कैपिटल अक्षर में कभी भी सिग्नेचर नहीं होते हैं। तो सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो, और जो भी आपको जिस तरीके से आप करते हो आगे भी आपको उसी तरीके से करने हैं, तो उसी फ्लो में आप कर सकते हो। तो सिग्नेचर में कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करने, कैपिटल लेटर सिर्फ नाम लिखने में यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके आगे का जो फॉर्म है वो आपको नहीं भरना है, वो अपने आप बाद में भरवाया जाएगा। दिल्ली पुलिस अपने आप फॉर्म जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगी उसके लिए भेजा जाएगा, उसके आगे का अपने आप भरवाया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, दूसरा फॉर्म के लिए अलग से एक वीडियो आएगा जल्दी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।